नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर पारवे बिजनेस कंसल्टेंट और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड को चूज करना होता है, हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड। तो वो कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप ना म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे। आप खुद करते हैं या फिर किसी इन्वेस्टर से करते हैं, दोनों केसेस में आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है वो है गोल। हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सामने रखिए कि मुझे किसके लिए पैसा जोड़ना है, कि मुझे एक घर खरीदना है या फिर मुझे अपने बच्चों के एजुकेशन को स्पॉन्सर करना है या फिर वेकेशन पे जाना है या फिर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट लेनी है। किस चीज के लिए आप निवेश कर रहे हैं ये एकदम क्लियर रखिएगा। अपने गोल का एकदम क्लियर रखना है आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम होराइजन। अगर आपका गोल है कि आप कार लेना चाहते हैं तो उसकी ना आप टाइमलाइन डिफाइन कर लीजिए कि मैं 3 साल में कार खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे उसके डाउन पेमेंट के लिए म्यूचुअल फंड से पैसा जोड़ना है। तो टाइम होराइजन को आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इसमें हो सकता है कि आपका टाइम होराइजन 1 दिन या हो सकता है कि आपका टाइम होराइजन 1 साल या 10 साल से ज्यादा है। 1 दिन या 3 महीने का टाइम होराइजन है तो आपको लिक्विड फंड में जरूर निवेश करना चाहिए। इसमें पैसा फटाफट बाहर आ जाता है और रिस्क भी कम होता है और अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। अगर आपका 3 महीने या फिर 1 साल तक का व्यू है तो आप ना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं उसमें अपना पैसा डाल दीजिए। उसमें भी आपका पैसा सेफ होता है, लिक्विड होता है और फटाफट निकल भी जाता है जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपकी 3 साल या 1 साल तक रिक्वायरमेंट है तो आप शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं उसमें भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं। 3 से लेकर 5 साल तक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर 5 साल से ज़्यादा आपका विजन है तो इक्विटी फंड में अपना पैसा ज़रूर डालें। तीसरा जो आपका क्राइटेरिया है वो है रिस्क एपेटाइट, कि रिस्क कितना ले सकते हैं। आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कम रिस्क ले सकते हैं, मॉडरेट भी रिस्क ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप ये चेक करिएगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड जरूर लीजिए जो ज़्यादा स्टेबल होता है और उसमें रिटर्न भी फिक्स होता है और जिसमें आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज्यादा है तो आप उसके बाद अलग अलग तरीके के इक्विटी फंड ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और आप इक्विटी में खेलना चाहते हैं और आप उसमें सेफ चलना चाहते हैं तो आप ना लार्ज कैप फंड जरूर ले सकते हैं। बड़ी कंपनियां यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो है लिक्विडिटी। आपको पैसा कम चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, तो लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विडिटी आपको पीस ऑफ माइंड देती है। आपको हमेशा अपने कुछ भी जो भी आप पैसा बनाते हैं आपके कुछ पोर्शन हमेशा लिक्विड रखना चाहिए कि कल को अगर मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, कल कुछ बड़ा हादसा हो गया, कल कोई इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी तो आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने की सैलरी लिक्विड फंड में जरूर होनी चाहिए। वो ना आपको लिक्विडिटी देते हैं, वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन को ओवरकम कर सके। तो देखिए दोस्तों, एक होती है मेंटल स्ट्रेंथ जो आप गेन करते हैं जिस तरीके से आपका बिहेवियर होता है, बट एक होती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर आप अपने बॉस को जाकर बोल देते हैं कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना है और आपके ऊपर 70 या 80 लाख का लोन चल रहा है तो आप ना टेंशन में आ जाओगे। अगर यही आप अपने बॉस के आगे बोलेंगे कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना है और आपके पास 6 महीने का प्रोविजन है तो आपको ना ऑटोमेटिकली शांति से बैठ के आराम से एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए ना आपके पास लिक्विडिटी जरूर होनी चाहिए। 5वां है एक्सपेंस रेशो। काफी ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है, यानी कि जितना वो पैसा इन्वेस्टर से लेते हैं उसका 0.5% या फिर 0.2% खर्चा करते हैं। पर कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं कि 2.5% करते हैं। अब आपको यह लगेगा कि 2% के लिए क्या बड़ी बात है, पर ये 2% हर साल हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि हर साल 2% से आपका NAV कम हो रहा है तो 12, 15, 20 साल में इसका क्या रिजल्ट आएगा, कितना बड़ा इसका रिजल्ट होगा। जब आप ये समझेंगे तब आप हिल जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वो फंड चुनना है जिसका एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम है। उसके बाद पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट लोड। एंट्री एंड एग्जिट लोड क्या होता है? एंट्री लोड वो होता है जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे होते हैं तो क्या आपसे कोई फीस चार्ज की जा रही है जो आजकल वेव ऑफ हो गई है। एग्जिट लोड वो होता है जो म्यूचुअल फंड नहीं चाहता कि अचानक से लोग पैसे लेके भागने लग जाए, तो इसलिए वो एक एग्जिट लोड डालते हैं। और एग्जिट लोड इसलिए डालते हैं कि ताकि लोग कम से कम 1 साल तक वेट करें। जब आप 1 साल से पहले अगर म्यूचुअल फंड से बाहर निकलेंगे तो आपसे ना बाहर निकलने का टोल लिया जाएगा, उसे ही एग्जिट लोड कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें एंट्री और एग्जिट लोड सबसे कम है, वो भी आपको जरूर चेक करना चाहिए।
और उसके बाद है डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान क्या होता है कि आप सीधा असेट मैनेजमेंट कंपनी से आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, और रेगुलर प्लान क्या होता है कि जिसमें आप किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू फंड खरीदते हैं। दोनों में क्या फर्क है कि डायरेक्ट प्लान में आपको किसी प्रकार की आपके पैसों से ब्रोकरेज नहीं काटती है, लेकिन रेगुलर प्लान में इंटरमीडिएरी होता है। जो एएमसी होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, वो इंटरमीडिएरियों को कुछ ना कुछ कमीशन देती है जो आपके एनएवीएम से कम होती है। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेटली किसी एडवाइजर के पास जाके फंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उस केस में अगर आपका पैसा लग भी रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है चेक करने का, जिससे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना है, उसे खरीदना है। उसके बाद 8वां पॉइंट है एज, आपकी उम्र। बड़ा सिंपल सा रूल होता है जी हमारे यहाँ कि 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 100 माइनस 25 यानी कि 75%, यानी कि जितना आप काम कर रहे हैं उसमें से आपका 75% इक्विटी में जाना चाहिए। वाह, अगर आप ना इस तरीके से ग्रो करेंगे, इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कैपिटल बहुत सॉलिड ग्रो होगा। 9वां पॉइंट है फंड परफॉर्मेंस। आपको ना पिछले सालों की फंड की परफॉर्मेंस चेक करनी है, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 1 साल शॉर्ट टर्म में बेटर किया या फिर लॉन्ग टर्म में बेटर किया। उसके बाद उसने बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कैसा परफॉर्म किया, यानी कि पता चला कि म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से गिर रहा है लेकिन मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है, यानी कि यह म्यूचुअल फंड गलत है चुनने के लिए। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिरी और म्यूचुअल फंड उतना तेजी से नीचे नहीं गिरा, तो उस केस में वो म्यूचुअल फंड बेहतर है किसी नॉर्मल म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो आपको ना कंपेयर भी करना है, कंपेयर किए बिना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। और हमारा 10वां पॉइंट है फंड साइज। फंड साइज से हमको ये पता चलता है कि कितने निवेशक उस पर भरोसा करते हैं। कुछ फंड होते हैं 5 करोड़ के तो कुछ फंड होते हैं 5000 करोड़ के, यानी कि 5000 करोड़ वाले के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा लोग उससे जुड़े होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस जनरली बेटर होती है। तो आपको यह भी जरूर देखना है कि साइज ऑफ फंड कितनी है। और हमारा आखिरी पॉइंट है कि फंड मैनेजर कौन है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। जनरली हर कंपनी जो भी फंड चलाती है उसका फंड मैनेजर कौन है उसकी पूरी डिटेल होती है। उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने साल से उस फंड के साथ है, कितने बड़े बड़े फंड्स उसने मैनेज किए हैं, पिछले रिटर्न्स उसके क्या रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या उसके प्रकार किसी प्रकार का केस तो नहीं चल रहा है। ये सारी बातें एक म्यूचुअल फंड को डिस्क्लोज करनी पड़ती है अपने फंड मैनेजर के बारे में। और फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस से आपको यह पता चल जाता है कि किस तरीके से यह फंड को ड्राइव करेगा और कितना रिटर्न्स लाने की यह कैपेसिटी रखता है। तो ये एक ब्यूटीफुल पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालेंगे या फिर नहीं डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में एक अच्छी लर्निंग मिल गई होगी और काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, और आपके लिए मैं ऐसी ज़बरदस्त लर्निंग लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।